आपका क्या मानना है कि यूजीसी के जो नए कानून है वो क्या सही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिस संसदीय समिति में थे और जिसमें इसके ऊपर चर्चा हुई है, वो आंख बंद करके बैठे थे, अपनी बुद्धि पर ताला लगा करके बैठे थे। उनको तो मुखर होना चाहिए था, इसके गुण दोषों पर विचार होना चाहिए था। ओबीसी नेता और आदिवासी वर्ग से आने वाले नेता जो होते हैं बड़ी मुखरता से अपनी बात रखते हैं, खड़े होते हैं समाज के साथ, लेकिन जब बात सामान्य वर्ग की आती है या सवर्णों की आती है, तब सवर्ण वर्ग के जो नेता आते हैं या सवर्ण वर्ग से जो नेता ताल्लुकात रखते हैं, उनकी आवाज कहीं ना कहीं दबी हुई क्यों दिखाई पड़ती है? ये वोट की राजनीति, जो पाप न कराए वो थोड़ा है। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं सवर्ण के जो एमएलए एमपी जनप्रतिनिधि है, कह रहे हैं कि अगर आप में कोई ताकत है, कुव्वत है, तो इस कानून के विरोध में आप सड़कों पर आइए और इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी सरकार में यदि ये हो रहा है तो उसकी मूक और बधिरता को दूर करना पड़ेगा, उनके बहरेपन को दूर करना पड़ेगा, उनके अंधेपन को दूर करना पड़ेगा। तो क्या जो यूजीसी रेगुलेशंस में तमाम जो जाति आधारित जो पॉइंट्स हैं, क्या वो वहीं से आ रहे हैं? क्या वो केवल इलेक्शन मैनेजमेंट के तहत जो नंबर गेम है उसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, एक वाइडर पिक्चर को नहीं देखा जा रहा? ये जो एक्ट है, बिना एक क्षण का विलंब किए, यदि थोड़ी भी बुद्धि बची हो, थोड़ी भी राष्ट्रनिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों में बची हो, शासकों में बची हो, तो ये तत्काल वापस लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि ये माघ मेला, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, फिर यूजीसी एक्ट आ जाना, फिर अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा दे देना, क्या ये तमाम चीजें कनेक्टेड हैं? जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर ले। नमस्कार साथी, आज हमारे साथ द प्रेस हिंदी पर खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा जी। रघुनंदन जी, स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपके इस छोटे से जो मैंने इंट्रोडक्शन अभी दिया, इसमें अगर मैं जोड़ूं कि सामान्य वर्ग से आने वाले वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, तो क्या आपको आपत्ति होगी? नहीं, ये कहना भी आवश्यक नहीं है। मैं भारत का नागरिक हूं और देशभक्ति के संस्कार मुझे प्राप्त हुए हैं। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, देशभक्ति का भावना और इस देश के संविधान के प्रति श्रद्धा, यही मेरा परिचय है। एक शब्द में कहे, मैं जोड़ सकता हूं कि नहीं? भाई, सवर्ण समाज और दूसरा समाज ये अलग अलग नहीं है। सनातन समाज में सभी आते हैं और मैं सनातन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। उसमें तथाकथित एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हैं, उन सबका भी प्रतिनिधित्व मैं करता हूं सनातनी होने के नाते। लेकिन रघुनंदन जी, ये देखने में आता है कि जब बात 27% ओबीसी आरक्षण की होती है या बात आदिवासियों को लेकर होती है, तो ओबीसी नेता और आदिवासी वर्ग से आने वाले नेता जो होते हैं बड़ी मुखरता से अपनी बात रखते हैं, खड़े होते हैं समाज के साथ, लेकिन जब बात सामान्य वर्ग की आती है या सवर्णों की आती है, तब सवर्ण वर्ग के जो नेता आते हैं या सवर्ण वर्ग से जो नेता ताल्लुकात रखते हैं, उनकी आवाज कहीं ना कहीं दबी हुई क्यों दिखाई पड़ती है? ऐसा नहीं है। देखिए, इस देश में विदेशी शक्तियों ने, वामपंथियों ने समाज को बांटने के लिए अथक प्रयास किए। अंग्रेजों की तो नीति ही थी, फूट डालो और राज्य करो। उसी नीति को फॉलो कर लिया वामपंथियों ने कि भारत का सनातन समाज एकजुट नहीं रहना चाहिए, और इसी आधार पर धीरे 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 इन जातियों को बांटने का प्रयत्न हुआ है और इस समाज को तोड़ने का प्रयत्न हुआ है ताकि देश कमजोर रहे। तो देश को कमजोर रखने वाली शक्तियां ही इन सब चीजों के पीछे कार्य कर रही है। जिनके मन में देश के प्रति कोई भाव नहीं है, देश ऊपर उठे, संसार का सिरमौर बने, विश्व गुरु बन जाए,
ऐसी भावना लेकर काम करने का उनका विचार ही नहीं है, और इसलिए वो डैमेज करते रहते हैं। दीमक की तरह से इस देश के एकत्व को, समानता को, समत्व को खाने का प्रयत्न करते हैं। जिनमें राष्ट्रभक्ति नहीं है, देश के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे सब लोग इस देश के लिए दीमक हैं, जो इसके संविधान को भी कुतर रहे हैं, यहाँ की सद्भावना को भी कुतर रहे हैं। रघुनंदन जी, अभी कुछ समय पहले तक बात होती थी 27% ओबीसी आरक्षण की। सभी कहते थे, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, दूसरे वाले आरक्षण के विरोध में हैं। लेकिन इसी बीच अब आ गया यूजीसी का नया रेगुलेशन। देखिए, ये वोट की राजनीति, जो पाप न कराए वो थोड़ा है। इस सब वोट की राजनीति के पीछे राजनीतिक मानसिकता ही काम करती है, तो ये सब पाप खड़े होते हैं और देश कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है, समाज टूटता है, समाज को बांटा जाता है। जब से ये यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है, तब से लगातार विरोध हो रहा है। आप क्या कहेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मान लिया जाएगा पहले से ही कि सवर्ण जो छात्र हैं वो सीधे तौर पर अपराधी हैं, और कैंपसों के अंदर पुलिस का दखल शुरू हो जाएगा, जो पढ़ाई का माहौल है वो नहीं बन पाएगा जो अभी है। आपका क्या मानना है कि यूजीसी के जो नए कानून है वो क्या सही है? देखिए, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने 2014 के पूर्व एक सांप्रदायिकता निवारण अधिनियम लाने का प्रयत्न किया था, कानून लाने का प्रयत्न किया था। वो भी घोर तानाशाहीवादी, पृथकतावादी मानसिकता से, ईर्ष्या और वैमनस्य से युक्त ऐसा एक्ट था। लेकिन उसके आने की आहट से भारत की जनता ने राजनीतिक परिवर्तन किया, और बड़ी अपेक्षा से परिवर्तन किया था। यदि वर्तमान में सत्ता में बैठे हमारे ही बंधु आंख बंद करके इस प्रकार के नैरेटिव में फंस जाते हैं, जो वामपंथियों के द्वारा प्रचारित है, प्रसारित है, और योजनाबद्ध ढंग से इसकी योजना की जा रही है, तो इसमें फंसे हुए लगते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिस संसदीय समिति में थे और जिसमें इसके ऊपर चर्चा हुई है, वो आंख बंद करके बैठे थे, अपनी बुद्धि पर ताला लगा करके बैठे थे। उनको तो मुखर होना चाहिए था, इसके गुण दोषों पर विचार होना चाहिए था। चाहे वो संबित पात्रा जैसा व्यक्ति हो, चाहे जयशंकर, रविशंकर जैसा व्यक्ति हो, ये सब लोग क्या कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आता। या तो इन्होंने पूरी तरह से वामपंथियों के हाथ में भागडोर सौंप दी और सत्ता के मद में मदहोश होकर के सो रहे थे। इसी बीच में रघुनंदन जी, आपने भी शायद सुना होगा, उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं सवर्ण के जो एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि है, कह रहे हैं कि अगर आप में कोई ताकत है, कुव्वत है, तो इस कानून के विरोध में आप सड़कों पर आइए और इस्तीफा दे दीजिए। क्या तमाम सवर्ण एमपीज, एमएलए को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा देना इसका कोई उपाय नहीं है। ये कोई इस्तीफा औषधि नहीं है। इसके खिलाफ तो लड़ाई लड़ना पड़ेगी, जनमत जागृत करना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनमत जागृत करना ही सबसे बड़ा संघर्ष है, और उस संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसकी सरकार में यदि ये हो रहा है तो उसकी मूक और बधिरता को दूर करना पड़ेगा, उनके बहरेपन को दूर करना पड़ेगा, उनके अंधेपन को दूर करना पड़ेगा। उनको ये कल्पना नहीं है कि ये समाज टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी विचार करना पड़ेगा। यदि विचार नहीं करती है तो हमारे यहाँ वो एक कहा जाता है ना कि जब बुरे दिन आते हैं तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का बुरा दौर शुरू हो रहा है? बिल्कुल। यदि हम विचार नहीं करेंगे तो ये जो फूट डालो राज करो की नीतियां आ रही हैं, स्थापित हो रही, अरे ये तो लागू हो गया भाई। गजट नोटिफिकेशन हो गया 15 जनवरी से, ये हो गया। अब कैंपस में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, भेदभाव, ये सब चलेगा क्या? 70 वर्षों से निर्बाध शिक्षा नहीं चल रही थी?
कहां इस प्रकार के प्रसंग आए थे? आजादी के बाद कोई इस प्रकार के विवाद उत्पन्न नहीं हुए जहां आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग में भेदभाव हो। मिलजुल करके चल रहे थे। कोई एक प्रकरण नहीं बता सकता कि जहां भेदभाव किया गया हो जाति के मामले को देख करके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस भी भटक गई। आपको मालूम है, इंदिरा गांधी का मुख्य नारा था, न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। और अब उनका पोता कांग्रेस का मुखिया है, वो सपने में भी जात 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 बोल रहा है, जाति के आधार पर। वो सब विदेशों से प्रचलित राजनीति के शिकार हैं। कांग्रेस बुरी तरह से विदेशी बुद्धिवादियों के शिकंजे में जकड़ गई है। अपनी बुद्धि इन सब ने गिरवी रख दी है। और ये राहुल के पास तो बुद्धि है ही नहीं। और बुद्धिहीन व्यक्ति किसी दल का नेतृत्व करेगा तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। एक एक करके उनका प्रांत चुन रहा है, एक एक करके स्थानीय शासन से सत्ता से बाहर होती जा रही है कांग्रेस। एक दिन ऐसा आएगा इन लोगों के कारण, इनकी नीतियों के कारण, कि इतिहास में लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस नाम का एक दल था जिसने आजादी के समय बड़ी लड़ाई लड़ी और अब उसका कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। जीवित नहीं बचा मतलब राजनीति में जीवित नहीं बचा है। यह दिन आने वाला है। और यदि कांग्रेस का स्थान लेने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करेगी तो फिर उसका भी पतन प्रारंभ होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। रघुनंदन जी, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उस दौरान जातीय जनगणना की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। जातीय जनगणना कराने की बात सरकार ने कही भी। तो क्या जो यूजीसी रेगुलेशंस में तमाम जो जाति आधारित जो पॉइंट्स हैं, क्या वो वहीं से आ रहे हैं? क्या वो केवल इलेक्शन मैनेजमेंट के तहत जो नंबर गेम है उसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है? एक वाइडर पिक्चर को नहीं देखा जा रहा? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। यूजीसी के मामले में अनदेखा हुआ है, गंभीरता से विचार नहीं हुआ है, उसके दुष्परिणाम के बारे में नहीं सोचा गया है। इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। इससे जो समाज एकजुटता से विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जो देश, वो उसमें भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा, विकास अवरुद्ध होगा, हम पिछड़ जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि विश्व की हम तीसरी शक्ति बनने वाले हैं, तो क्या आपस में लड़के झगड़ के बट के कट के मरेंगे और तीसरी शक्ति बन जाएंगे विश्व की? इसलिए ये जो एक्ट है, बिना एक क्षण का विलंब किए, यदि थोड़ी भी बुद्धि बची हो, थोड़ी भी राष्ट्रनिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों में बची हो, शासकों में बची हो, तो ये तत्काल वापस लेना चाहिए। सारा समाज उग्र हो जाए और वर्ग संघर्ष पैदा हो जाए, यह स्थिति निर्मित होने का पाप का भागीदार कम से कम वर्तमान शासक वर्ग न बने, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। रघुनंदन जी, जेएनयू में नारे लगते हैं, ब्राह्मण विरोधी नारे लगते हैं, जूते डंडे मारने की बातें होती हैं। क्या इस यूजीसी एक्ट से ये तमाम चीजें और बढ़ेंगी आने वाले दिनों में? अरे भाई, ये यूजीसी में तो आप यदि सवर्ण हैं और मैं एसटी एससी का हूं, आप अपने किसी काम में व्यस्त हैं और मैंने आपको पुकारा और आपने उत्तर नहीं दिया, तो केस हो जाएगा कि मैं अछूत हूं इसलिए इसने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, मेरे से बात नहीं की, मेरे से बोला नहीं। इतना भयंकर यह होने वाला है और इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो सवर्ण प्रतिभाएं हैं वो देश से पलायन करेगी, विदेशों में चली जाएगी और अपनी प्रतिभा का उपयोग अन्य देशों को लाभान्वित करने में सफल होंगी। और इसलिए प्रतिभाओं को रोकना है, योग्यताओं को समेट करके रखना है, समाज को बंटने से रोकना है, समाज को कटने से रोकना है, समाज में भेदभाव, पक्षपात, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष जैसे दुर्गुणों को आने से रोकना है। तो इस प्रकार के काले कानूनों को, विचारों को तत्काल बिना विलंब किए एक क्षण में ही वापस लेने की आवश्यकता है। यदि थोड़ी भी बुद्धि बची हो शासकों में तो इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। रघुनंदन जी, किसके दोषी मानते हैं? क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए हैं
वो खुद विद्यार्थी राजनीति किए हुए हैं, तमाम पहलुओं पे एक राष्ट्रवादी विचार के साथ जुड़े रहे हैं, वो विचारक भी कह सकते हैं। इनमें से आप किसे जो दोषी संसदीय समिति बनी थी, उस संसदीय समिति के अध्यक्ष की चालाकी में सब फंस गए बुरी तरह से। उनको यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। इसको कहते हैं सत्ता के मद में मदहोश होना। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब मैं नाम लेकर के बोलता हूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, जो ये लागू हो या न हो इस पर विचार करना था, इसके एक्ट पर विचार करना था। परंतु भारतीय जनता पार्टी के और अन्य जो सवर्ण लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि आरक्षित और अनारक्षित का युद्ध हो, वर्ग संघर्ष हो, नहीं चाहते थे, लेकिन उनको लगा दिया रबड़ी खाने में, माल खाने में, और दिग्विजय सिंह ने इसमें अपने हिसाब से पास करवा लिया। रघुनंदन जी, इसी बीच एक विवाद और आया। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य है ज्योतिष मठ के, वो भी इन्हीं बातों को लेकर लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज है या जो ब्राह्मण वर्ग है उसके साथ सरकारें भेदभाव कर रही हैं, और इसी बीच उनके साथ माघ मेले की कंट्रोवर्सी भी सामने आई। तो क्या लग रहा है कि ये माघ मेला, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, फिर यूजीसी एक्ट आ जाना, फिर अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा दे देना, क्या ये तमाम चीजें कनेक्टेड हैं? मैंने अभी शब्दांतर में कहा था आपको कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हरे लेही। शंकराचार्य एक आध्यात्मिक पद है, और शंकराचार्य बनकर के जो भी व्यक्ति बैठता है वो सनातन समाज का नेतृत्व करता है। इसमें कहीं ना कहीं कानून में, नियमों में शिथिलता करने की आवश्यकता हो तो ऐसे, हमारे यहां कहते हैं ना वीवीआईपी, तो वीवीआईपी कहीं आता है तो उसके जेब नहीं टटोले जाते, सीधे उसको मंच पर ले जाते हैं। सामान्य व्यक्ति जाता है तो उसके जेब टटोलते। तो शंकराचार्य सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो वीवीआईपी है सनातन समाज का। और यदि वो कुछ अड़ भी रहे हों तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, वहां तक पालकी जाने देते? क्या आवश्यकता थी रोकने की? उनकी जिद समाप्त हो जाती है तो उनको ही लोग कहते कि ये जिद्दी आदमी है, गलत किया है, परंपरा तोड़ी है। लेकिन सरकार ने उनको रोक करके अविमुक्तेश्वर का प्रभाव बढ़ा दिया, गलत किया। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, जगत गुरु आप जाइए, पालकी से जाना चाहें तो पालकी से जाइए, हाथी पर बैठ करके जाना चाहें तो हाथी पर बैठ करके जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर इतना ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति दबे नहीं, कुचले नहीं, लोगों को परेशानी ना हो, इतना ध्यान रख करके आप जाओ। कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई थी? इतना अड़ने की उत्तर प्रदेश सरकार को भी आवश्यकता नहीं थी। मैं आज भी कहता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद के प्रति क्षमा भाव से और विचार करके और उनको गंगा स्नान कराना चाहिए सम्मान के साथ। यही एकमात्र हल है, अन्यथा सनातन समाज में इससे नाराजगी बढ़ेगी। यूपी सरकार ने तो उनको शंकराचार्य मानने से ही एक तरह से इनकार कर दिया। पूछ रहे हैं ये काम राजनीतिक लोगों का और सरकारों का नहीं है, उसके लिए न्यायालय है। न्यायालय जो फैसला करेंगे, यदि न्यायालय उनको शंकराचार्य नहीं मानेगा तो समाज भी अस्वीकार कर देगा। अब न्यायालय में कोई प्रकरण है तो उसके पहले आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। उत्तर प्रदेश में भी मेरी सरकार है, अर्थात मेरी विचारधारा की सरकार है, केंद्र में भी मेरी विचारधारा की सरकार है। लेकिन यदि कहीं गलती होगी तो हम गलती के बारे में, गलती को स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करेंगे और गलती को सुधारने का भी प्रयत्न करना चाहिए। जो उत्तरदायी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको त्रुटि को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल ये मेरा कि सनातनी विचारधारा की एक सरकार है जो उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है, क्योंकि दोनों विषय कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे, क्योंकि आपने अटल जी और आडवाणी जी की बीजेपी के समय भी काफी लंबा काम किया है,
तो अगर क्या ये चीजें अटल और आडवाणी युग की बीजेपी में भी संभव थी? क्या इन चीजों को बहुत अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था? नहीं, देखिए, न तो अटल जी आडवाणी जी की पार्टी और सरकार का मसला होता, तो न तो शंकराचार्य को रोका जाता और न ये यूजीसी पैदा होती। ये तो गर्भ में भी नहीं आती, पैदा होना तो ठीक। तो क्या आज की बीजेपी मूल विचारधारा से दूर हो गई? नहीं, वो सत्ता के चकाचौंध में मस्त हैं और क्या। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर बड़ी बेबाकी से, चाहे वो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर चल रहा हो विवाद हो या फिर यूजीसी के नए रेगुलेशंस की बात हो, बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पर ये बड़ी मांग की है कि कम से कम जो देश में सनातनी है उनको आपस में ना बांटा जाए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो देश में फिर से लागू नए नाम से ना की जाए।